तो कैसे हैं सब लोग बच्चों, आप लोग बढ़िया है कि नहीं? चलिए बच्चों, तो मुझे लगता है सब बढ़िया होंगे। और लास्ट क्लास में जरा मैं याद दिला रहा हूं आपको, बोर मॉडल। बोर मॉडल का सबसे पहले अपन ने रेडियस कैलकुलेट किया है, फिर एनर्जी कैलकुलेट किया है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया था, टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया था, ये अपन ने कैलकुलेट किए थे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है कि नहीं? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बताओ, वेलोसिटी कैलकुलेट किया है कि नहीं आप लोगों ने? तो इतनी सारी चीजें अपन लोग कैलकुलेट कर चुके थे। मैं आपको अब ले चल रहा हूं वापस, एनर्जी पर चलते हैं। एनर्जी टोटल, एनर्जी का फार्मूला क्या लिखा था आपने? चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी का फार्मूला आपने याद है सबको? एनर्जी का फार्मूला E इक्वल टू -2π² e⁴m इंटू Z² अपॉन n²h²। ये आपने कैलकुलेट किया था। ध्यान से सुनना बच्चों। यदि मान लीजिए, मैंने वैसे इसके सारी बातें समझा दी थी, यदि आपने ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन को आपको भेजना है। हम दो ऑर्बिट ले दे रहे हैं। एक ऑर्बिट का नाम N1 है जो लोअर ऑर्बिट है, जो N1 जो है वो लोअर ऑर्बिट माने नीचे का ऑर्बिट है। नीचे निम्न ऊर्जा स्तर भी लिख सकते हैं अपन, इसको अच्छे से लिखें तो निम्न कक्षा लिख सकते हैं। हमेशा N1 निम्न कक्षा होगी, N2 उच्च कक्षा होगी, उच्च कक्षा होगी। मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे N1 बराबर से अपन 1 मान लें, तो N2 बराबर से आप 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, कुछ उच्च होगी। जैसे उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण, जैसे N1 का वैल्यू आपने 2 मान लिया, तो N2 का वैल्यू आपको 3, 4 कोई भी उच्च कक्षा होनी चाहिए। तो आपको N1 N2 का मतलब समझ आ गया? ध्यान देना बच्चों, N1 N2 का मतलब क्लियर हो गया। तो N1 हमेशा हमारी निम्न कक्षा है और N2 उच्च कक्षा है। और कक्षा को आप ऊर्जा स्तर भी कहते हो, बोलते हो ना ऊर्जा स्तर। तो कक्षा को आपने क्या बोला है? ऊर्जा स्तर। ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। ध्यान से सुनना बेटा। अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए आप, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये इंफिनिटी तक पहुंच गया, तो आपने सपोज यहां से, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, आपने यहां से यहां एक्साइट कर दिया उसको, तो निम्न ऊर्जा स्तर 1 हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर 3 हो गया। अगर आपने यहाँ एक्साइट किया तो निम्न ऊर्जा स्तर 1 हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर 2 हो गया। अगर आपने यहाँ तक एक्साइट किया तो निम्न ऊर्जा स्तर 1 हो गया और ये उच्च ऊर्जा स्तर इंफिनिटी हो गया। तो अब आपको निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर का मतलब क्लियर हो गया। तो मैं 2 लिख रहा हूँ, N1 मतलब जब N1 हो तब, तो यही का ये फार्मूला लिखेंगे, -2π² e⁴m इंटू Z² अपॉन n²h²। ये मैंने ले लिया N1 का स्क्वायर, N1 ले लिया। सेम उसी तरह से E ऑफ N2 इक्वल टू हो गया -2π² e⁴m इंटू Z² अपॉन n²h²। तो ये N2 का स्क्वायर कर दिया। तो अब हमने 2 कक्षाएं लेनी, एक N1 ले लिया, एक N2 ले लिया। N1 हमेशा निम्न है, N2 हमेशा उच्च है।
अब आपको यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजना है और उसकी ऊर्जा निकालना है तो आप क्या करोगे, E इक्वल टू E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1। हमेशा उच्च ऊर्जा की कक्षा माइनस निम्न ऊर्जा की कक्षा। उच्च ऊर्जा, कल आपको समझा दिया था, उच्च ऊर्जा की कक्षा हमेशा ज्यादा होती है। जैसे 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 आप यहाँ 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 बढ़ते जाओगे, कक्षा की ऊर्जा बढ़ते जाएगी। ये बात आपको पिछली क्लास में समझा दी थी मैंने, तो ये आप पूरा अच्छे से लिख लें जल्दी। तो सब लोग लिख चुके हैं? सब लोग लिख चुके हैं? ये लिख चुके सब लोग? अभी नहीं लिखा। तो अपने को ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना ही है। इसकी मैंने आपको बात पिछली क्लास में समझाई थी। बस इसी को अपन ने दो रूपों में ले लिया, एक N1 के रूप में, एक N2 के रूप में। N1 कम है, N2 ज्यादा है। हमने इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया, यहाँ 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 कहीं भी उत्तेजित करें तो आप N1 हमेशा कम रखेंगे, N2 हमेशा ज्यादा रखेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है हमको। अब हमने डेल ई का मान निकालना है। डेल ई इक्वल टू N2 माइनस ई ऑफ N1। ये अपने को दोनों ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का अंतर लेना है। तो बच्चों, ये दोनों ऊर्जा स्तर हैं, उनकी ऊर्जा का स्तर हमको अंतर निकालना है। ये देखो, तो आपने डेल ई इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, N2 क्या है, माइनस 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपका N2 का वाला फार्मूला ले लिया, आगे नेगेटिव लगाया, फिर ये वाला नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका हो गया पहला, और ये आपका हो गया ये वाला। तो ये हो गया माइनस 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 n m इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हो गया। अब बच्चों, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये जो वैल्यू है इसको प्लस करके हम आगे लिख सकते हैं कि नहीं? तो डेल इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया आगे N1 वाले को, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस है तो मैंने इस तरफ लिख दिया। ये 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो, इसमें इतना हमको कॉमन दिख रहा है, 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया हमने। तो ध्यान देना सब लोग, ये N1 है, ये N2 है, तो आपका जो डेल ई आया, डेल ई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये आपका इतना कॉमन हो गया। और ये हो गया 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन गया। बहुत ध्यान से समझना। और इसका वैल्यू आप लिख सकते हो सीधा
डेल इक्वल टू 13.6, इसको छोड़ दो यहां से, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आप सीधा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर एटम की डिफरेंस निकाल सकते हो। n1 का मान दिया जाए, n2 का मान दिया जाए, तो आप इसे निकाल सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। ये किसमें है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। ठीक है, तो ये आप, और अगर आपको इसको बदलना है तो वो आप ले सकते हो 21.79 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका जूल पर एटम में। ये जूल पर एटम, तो आपको जो लेना हो आप वो ले लें। जब आपको कभी क्वेश्चन जूल में आए तो आप जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप सॉल्व कर सकते हो। बस n1 और n2 का वैल्यू रखना है आपको। n1 हमेशा कम, n2 हमेशा ज्यादा रहेगा, इतना सा। और जेड तो मैंने कल आपको समझा दिया है, हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, हीलियम आयन के लिए Z2 होता है, लिथियम +2 आयन के लिए Z3 होता है। हमेशा यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए ही आपको लेना है। तो ये आप कल समझ चुके थे। चलिए, और इसके मैंने आपको क्वेश्चन भी समझा दिए थे। चलिए लिखिए जल्दी इसको। अब सब लोग ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा, क्या प्लांक क्वांटम थ्योरी याद है आपको? प्लांक क्वांटम सिद्धांत, प्लांक क्वांटम सिद्धांत आपने पढ़ा है ना? E इक्वल टू एच न्यू होता है, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। पढ़ा है कल या नहीं पढ़ा है आपने अभी प्लांक क्वांटम सिद्धांत? जल्दी बताओ। पढ़ा है ना? अगर आपको, हाँ, डेल ई इक्वल टू लिखना है, डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1 E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1, जरा सा याद दिला दूं तो डेल ई इक्वल टू आप लिख सकते हो एच न्यू 1 माइनस एच न्यू 2 माइनस एच न्यू 1, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1, या डेल ई इक्वल टू आप लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा 2 माइनस एच सी बाई लेमडा 1। माने जो डिफरेंस है डेल ई इक्वल टू, क्या लिख सकते हो? एच सी कॉमन ले लिया, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, तो ये आपका डिफरेंस आप लिख सकते हो डेल ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। ये भी तो लेमडा ही है, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 भी तो लेमडा ही है, समझ गए? तो आप इसको एच सी बाई लेमडा करके भी डेली लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको कल समझा दिया था। तो यहाँ डेली इक्वल टू, डेल ई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? एच सी बाई लेमडा। डेल ई इक्वल टू आप लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा। ये एच सी तो कॉमन है, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, 100 रुपए में से 50 रुपए घटाए तो रुपए ही तो आएंगे। तो लेमडा 2 में से लेमडा 1 घटाओगे तो लेमडा ही आएगा। तो लेमडा, बच्चों ये जो डेली है, डेली इक्वल टू एच सी बाई लेमडा है, तो इस डेली की जगह आप पुट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, इस डेल ई को यहां पर आप पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा? एच सी बाई लेमडा इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ई रेस टू 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपान एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आपको ये मिल जाएगा डेल इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो ध्यान से इसको समझिए जल्दी से। ये तो आपको मालूम है ना, डेल इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं इसको। तो ये बात तो मैं कल आपको समझा चुका था पूरी। जल्दी लिखिए।
हो गया बेटा। अब ध्यान से बात समझना, इस HC को इधर पक्षांतर कर दें, HC का पक्षांतर कर दें, तो 1/λ इक्वल टू 2π² e⁴m इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। और मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये देखिए एक तो C दिख रहा है और H और H² तो ये हो जाएगा H3 CH3। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती, ये इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर इतना पढ़ाया, ये देखिए। और ये अब आपको सिंपल है, आपको आ गया होगा, आपको अब इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार समझ लिया कि डेल E इक्वल टू ये। और इसको ध्यान से देखो, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, E कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट, ये सब के सब कांस्टेंट है बच्चों। तो ये जब सबका वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो आपको एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, जिसको हम कहेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट। तो हमको रिडबर्ग कांस्टेंट का ये वैल्यू मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपने को फार्मूला मिलने वाला है, 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट हो गई इनटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आपका ये फार्मूला बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला। अब अपने को लास्ट ये फार्मूला याद रखना है, 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। हमको सीधी वेवलेंथ और वेव नंबर इससे निकालनी होगी, सब जानते हैं, ये लिख लिया सब लोगों ने। तो कभी आपको रिडबर्ग कांस्टेंट पूछा जाए कि व्हाट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, तो बच्चों यही है 2π² e⁴m इंटू Z²/H²। बस HC/λ को HC को इधर ट्रांसफर कर दिया तो CH³ बन गया। तो कभी कभी क्या करते हैं, अकेला रिडबर्ग कांस्टेंट पूछ लेते हैं, अकेला रिडबर्ग कांस्टेंट पूछ लेते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना, अकेला रिडबर्ग कांस्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है। तो अकेला रिडबर्ग कांस्टेंट क्या हुआ, 2π² e⁴m/CH³। ये रिडबर्ग कांस्टेंट का रिजल्टेंट वैल्यू है। और अब आप सबके वैल्यू रख दो यहां पर। अब आप पाई का वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट और प्लैंक कांस्टेंट को रख देंगे, तो ये आपको रिडबर्ग कांस्टेंट R का मान 1.0, पहले तो ऐसा लिखते हैं, ये सेंटीमीटर इनवर्स, एक बहुत बड़ा दिख रहा है 109678, अपन इसको छोटा कर लेते हैं, देखिए 1.0 और 1 2 3 4 5 जीरो के बाद 9 है और 96 को आप 1 लिख सकते हो, 0 ये 96 इक्वल टू 0.096 को 0.01 करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 10 की पावर 5, और तुम्हारी इच्छा हो तो इसको भी हटा दो, सीधा 1 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। ये होगा रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, सेंटीमीटर इनवर्स है ये। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर इनवर्स में, तो 1 इंटू 10 की पावर 7 ये मीटर इनवर्स में हो जाएगा। तो ये आपको रिडबर्ग कांस्टेंट सीधा 10 की पावर 7 ही याद करना है, या 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स में, मीटर इनवर्स। अब देखो जो वैल्यू मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट का लिखवाया 2π² e⁴m/CH³, तो कभी कभी रिडबर्ग कांस्टेंट की ये सिंपल सी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो पूछ ली जाती है, तो वो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया। देन अब
कितना सिंपल हो गया, आर का वैल्यू ये तुम्हारे सामने है, और अब 1/λ, हाँ 1/λ को आप कहेंगे वेव नंबर, तरंग संख्या, न्यू बार, ये है वेवलेंथ और ये है तरंग संख्या। अब इतना सबको मालूम होना चाहिए, ये तरंग संख्या कहलाती है। तो आप 1/λ कैलकुलेट किए, मतलब क्या कैलकुलेट किया, इसको आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हो न्यू बार, बस ये आपका फार्मूला हो गया। तो तरंग संख्या हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह हम तरंग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/λ को हम बोलते हैं तरंग संख्या। कोई क्वेश्चन पूछे तरंग संख्या क्या है, तो लैम्डा का व्युत्क्रम 1/λ को तरंग संख्या कहेंगे। ये लिख लें अच्छे से। हो गया क्लियर? ये हो गया सबको क्लियर अच्छे से? कर दूं क्लीन अप? तो इस तरह हम 1/λ या लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आप 1/λ का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और जब 1/λ आ जाएगा तो लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ गया? अब यहां तक की बात, अब ये जो फार्मूला आपने कैलकुलेट किया, ये फार्मूला तैयार हो गया आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। तो अब टॉपिक डालते हैं, अगला पॉइंट है आपका बोर मॉडल का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एक इलेक्ट्रॉन वाले आयनों का स्पेक्ट्रम। एक इलेक्ट्रॉन वाले आयनों का स्पेक्ट्रम। एक इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन तो होता ही है, हाइड्रोजन में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, और प्रोटॉन माने जेड, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हीलियम को आप जानते हो एटॉमिक नंबर तो 2 होता है, लेकिन यदि हीलियम प्लस कर दें तो इलेक्ट्रॉन 1 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन 1। अगर आप लिथियम +2 कर दें तो प्रोटॉन तो 3 है, इलेक्ट्रॉन 1। ऐसे आपको बेरिलियम +3, तो इलेक्ट्रॉन तो 1 है, प्रोटॉन 4 है। तो हमको इस जेड की जरूरत है, और सभी में इलेक्ट्रॉन तो 1 है, सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है, 1। तो हम इनका स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, इन सभी का स्पेक्ट्रम, क्योंकि इनमें एक 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 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी का स्पेक्ट्रम का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। तो लिखिए जल्दी से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एक इलेक्ट्रॉन वाले आयनों का स्पेक्ट्रम। ठीक बात? टॉपिक अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलिए उसे। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यूनी इलेक्ट्रॉन आयन का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन आयन, स्पेक्ट्रम ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पॉइंट क्लियर। जेड सबको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके अभी फार्मूले में जेड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ध्यान से सुनना। एक कंटेनर में आपने ले ली हाइड्रोजन गैस, ये कोई सा कंटेनर है, इसमें आपने हाइड्रोजन गैस भर दी है। ये हाइड्रोजन गैस ऐसी भर दी है, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के भरे हुए हैं, और आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हाइड्रोजन गैस भर के। एनोड हो गया, कैथोड हो गया,
और इससे आपने हाइड्रोजन गैस को करंट के द्वारा गर्म किया। हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा गर्म किया जाता है। पहली बात हो गई है। तो आपको बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक करंट दे करके हमने हाइड्रोजन को गर्म किया है। तो सबसे पहला काम ये हुआ, हाइड्रोजन गैस को जब आप गर्म करोगे तो हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड बना हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो जब गर्म करोगे तो ये हाइड्रोजन बंध वियोजन ऊर्जा लेगा। बंध वियोजन, ये समझने के लिए है केवल, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझने के लिए। तो ये बंध वियोजन ऊर्जा आप हाइड्रोजन को दे रहे हो करंट के माध्यम से। ये बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया, तो ये तैयार हो गया हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम, ऐसे तो इसमें हजारों हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसमें हजारों मॉलिक्यूल है तो हजारों हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। अच्छी बात समझ आ गई है। तो सबसे पहला काम ये हुआ, बंध वियोजन ऊर्जा से हाइड्रोजन एटम टूट गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट गया, एटम बन गया, ये हाइड्रोजन परमाणु बन गए, ये परमाणु। दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, कैसे होता हाइड्रोजन परमाणु? हाइड्रोजन परमाणु कैसा होता है? ये होता हाइड्रोजन परमाणु जिसमें एक तो प्रोटॉन जेड का मान तो वन है ये, और इलेक्ट्रॉन ये एक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन परमाणु बन गया। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन परमाणु लिख दिया, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन ऑर्बिट बहुत सारे हैं। ये देखिए ऑर्बिट बहुत सारे हैं ये। अब ध्यान देना, ऐसे हजारों परमाणु हैं तो कुछ परमाणु। दूसरा, ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा, ये हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा लेगा। जब ऊर्जा लेगा हाइड्रोजन परमाणु तो ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी परमाणु में, ध्यान से सुनना, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। अलग अलग परमाणु में इलेक्ट्रॉन अलग अलग। मैं जैसे और बना देता हूं, जैसे ये जेड का वैल्यू 1 है और ये मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहली ऑर्बिट में। कुछ परमाणु ऐसे होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा, कुछ परमाणु ऐसे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा, कुछ परमाणु ऐसे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी में होगा, अनंत ऑर्बिट में होगा, इलेक्ट्रॉन अनंत ऑर्बिट में होगा। तो बच्चों हजारों परमाणु आपके तैयार हो गए और उनमें इलेक्ट्रॉन, ये सब समझने का, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये बात आपको पूरी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो हाइड्रोजन गैस को आपने करंट के माध्यम से गर्म किया, वो हाइड्रोजन बंध वियोजन ऊर्जा ग्रहण करके परमाणु में टूटा, और परमाणु में फिर ऊर्जा तो ग्रहण कर ही रहा है ना, ये ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, ये परमाणु ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, तो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। अब ध्यान से सुनना भाई, ऊर्जा ज्यादा ग्रहण कर ली तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और ज्यादा ग्रहण कर ली तो यहाँ आ गया, ठीक है। कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा ग्रहण की तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इस ऑर्बिट में आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। बात क्लियर हो गई आपको यहाँ तक की? तो ये समझने की बात से इसको आप लिख लो, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको यहाँ से शुरू होती है बात, तो ये ऐसे सिंपली बना लो। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को एक कंटेनर में भर के इलेक्ट्रिक करंट देकर के उसको गर्म किया, जिससे वह परमाणु टूटा, परमाणुओं में टूटा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गए, परमाणु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गए। तो कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, किसी में थर्ड में है, किसी में फोर्थ में है, किसी में अनंत में, ऐसे इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्या होता है, यहां से शुरू होता है आपका हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम।
अब आपने ऊर्जा देना बंद कर दिया, अब आपने ऊर्जा देना बंद किया, ध्यान से सुनना, अब आपने ऊर्जा देना बंद किया। इधर देखिए, जब आप ऊर्जा देना बंद करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिट से वापस आया, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो ऊर्जा निकालेगा। ध्यान से आप सुनना है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, इसे बोलते हैं अनुत्तेजन। अनुत्तेजन या अनुत्तेजित होता है, आता है अनुत्तेजन। नीचे से ऊपर जाए तो उत्तेजन, ऊपर से नीचे आए तो अनुत्तेजन। तो निम्न कक्षा में आता है अर्थात अनुत्तेजन होता है, आता है तो वह, अब समझना, जब इलेक्ट्रॉन उच्च से यहां आया तो ऊर्जा निकालता है, और ऊर्जा निकलेगी फोटॉन के टर्म में, ये फोटॉन निकल गया, तो वह ऊर्जा का त्याग फोटॉन के रूप में करता है। फोटॉन के रूप में ये फोटॉन निकल रहा है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो भी फोटॉन निकलेगा, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो भी फोटॉन निकलेगा, अनंत से इलेक्ट्रॉन यहां आया तो भी फोटॉन निकलेगा। ये फोटॉन निकलते हैं, ये फोटॉन निकलते हैं। फोटॉन का मतलब क्या? फोटॉन का मतलब ऊर्जा का पैकेट। तो फोटॉन निकल रहे हैं, ये फोटॉन क्या आता है, ये फोटॉन निकल रहा है, लिख दिया मैंने। फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब आप ठीक है, तो आता इलेक्ट्रॉन है और निकालता ऊर्जा है, आता इलेक्ट्रॉन है और निकालता फोटॉन है, आता इलेक्ट्रॉन है और निकालता फोटॉन है। ठीक है, जब आप इस फोटॉन को, ये लाइट जो निकल रहा है, ये जो लाइट है, ये इसको जब प्रिज्म पर डालेंगे और यहाँ पे पर्दा लगा देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी स्पेक्ट्रम लाइनें आपको मिलती हैं। ये स्पेक्ट्रम लाइन आपको बहुत सारी मिलेंगी, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम आपको मिलने लगेगा। जिसे आप बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, मैं आगे समझाऊंगा कि ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों हमको बोला जा रहा है कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आता है और निकालता फोटॉन है। अब अलग अलग तरह के फोटॉन निकलते हैं, अलग अलग तरह की वेवलेंथ मिलती है, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी मिलती है। यही बात अपने को समझना है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी, वो कौन सी वेवलेंथ है, वो कब मिलती है, कैसे निकालते हैं उसे। ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये बेसिस आपको समझ आ गया। फोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है जिसकी तरंग संख्या या तरंग दैर्घ्य निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है। और इसे निकालने के लिए आपने कौन सा फार्मूला लिखा था? ये न्यू बार तरंग संख्या जो 1/λ के बराबर है, न्यू बार 1/λ के बराबर है, और 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस फार्मूले का उपयोग करके आप ये तरंग संख्या इस फोटॉन की निकाल सकते हो। ये तरंग संख्या 1/λ माने तरंग संख्या, जब 1/λ आ जाए तो लैम्डा 1/λ का वैल्यू ये है, लैम्डा भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस फार्मूले के माध्यम से आप 1/λ का मान अर्थात तरंग संख्या का मान निकाल सकते हो। जब तरंग संख्या आ गई तो लैम्डा का मान भी निकाल लेंगे। तो ये बात होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दी, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उस फोटॉन की
तरंग दैर्ध्य आप ज्ञात कर सकते हो, तरंग संख्या ज्ञात कर सकते हो, उसकी आवृत्ति निकाल सकते हो, उसकी ऊर्जा निकाल सकते हो। ऊर्जा के निकालने का फार्मूला इसके पहले दे दिया था, del E इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बना पाना n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ऊर्जा भी निकाल सकते। तो सब लोगों ने लिख लिया इसको। तो ध्यान से सुनना बच्चों। तो ऐसी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से अनुत्तेजित होकर के पहली कक्षा में आता है, तो जो लाइन बनती है, जो स्पेक्ट्रम बनता है, उसे हम बोलते हैं लाइमन स्पेक्ट्रम। सबसे पहला स्पेक्ट्रम होता है लाइमन सीरीज। लाइमन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कक्षा से किसी भी उच्च कक्षा से, उच्च कक्षा का नाम N2, किसी भी उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा, ये फिक्स है, ध्यान से सुनना। प्रथम कक्षा माने N1 का मान फिक्स हो गया, ये N1 का मान हो गया। प्रथम कक्षा में संक्रमित होता है का मतलब आता है, नहीं तो आप परेशान हो जाओ। संक्रमित होता माने आना जाना, संक्रमण माने जाना भी आना भी, ठीक है। बोले मैं जा रहा हूं तो संक्रमण हो गया, जाने वाला, आ रहा हूं तो आने का संक्रमण हो गया। तो संक्रमित होता है, अनुत्तेजित होता है, संक्रमित होता है, अनुत्तेजित होता है, आता है। तो ये कोई भी बात आप लिख सकते हैं। संक्रमित होता है तो दृश्य प्रकाश, एक मिनट, तो अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश का फोटॉन उत्सर्जित करता है। भाई आएगा तो ऊर्जा निकलेगी। निकलना माने उत्सर्जन, और निकल क्या रहा है? फोटॉन। तो फोटॉन का उत्सर्जन, और फोटॉन से क्या प्राप्त हो रही है? तरंग दैर्ध्य। उसकी अपन तरंग दैर्ध्य निकालने जा रहे हैं। तो उत्सर्जित करता है फोटॉन, कौन से? पराबैंगनी प्रकाश वाला फोटॉन उत्सर्जित करता है। इससे लाइमन श्रेणी कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों N1 लाइमन श्रेणी में पराबैंगनी प्रकाश का, लाइमन श्रेणी में पराबैंगनी प्रकाश का महत्व है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में बनती है, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में बनती। मैं ऐसा बोलूं, लाइमन श्रेणी बोल दिया तो एकदम तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए पराबैंगनी प्रकाश के क्षेत्र में बनती है, पहली चीज। जैसे मैंने लाइमन श्रेणी बोला, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि N1 का मान 1, N1 का मान 1। जैसे ही मैंने लाइमन श्रेणी बोला, N1 का मान 1, पराबैंगनी क्षेत्र, ये तीनों का एक ही मतलब है। चाहे तुम पराबैंगनी क्षेत्र बोलो, चाहे लाइमन श्रेणी बोलो, चाहे N1 का वैल्यू 1 बोलो। तो फिर बोले सर N2 का वैल्यू, तो आपको भी समझाया N2 का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो N1 हमेशा 1, N2 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। और बनती किस फील्ड में है? पराबैंगनी। आपको लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पूछा गया है बामर के लिए, बिल्कुल सेम। तो ये हो गया, और मैं इसको
यहाँ पर लिखता हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 1, ये हो गया आपका हाइड्रोजन परमाणु की मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन परमाणु, ये उसका हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट, ये हो गया फिफ्थ ऑर्बिट, ये हो गया सिक्स्थ ऑर्बिट, ये हो गया सेवंथ ऑर्बिट, और ये हो गया, ऐसे बढ़ते चले जाएं तो ये हो गया इंफिनिटी। तो ध्यान देना सब लोग, यदि इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको बतलाया ऊर्जा जब पड़ेगी उस पर तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ, और ये हो गया के, ये एल, ये एम, एन, ओ, पी, और इसको आप बोलते हो एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6। बच्चों 2 से 1 में आ रहा है, ये देखिए 2 से 1 में आ रहा है, ये 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, देखिए n2 का वैल्यू 2, n1 का वैल्यू 1। ये सा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन यदि इसमें होता तो यहां से यहां आ जाता, तो n का वैल्यू, n2 का वैल्यू 3, n1 का वैल्यू तो हमेशा फिक्स होगा, n1 हमेशा फिक्स, हमेशा, ये हमेशा रहेगा। जब भी बात की जाएगी लाइमन श्रेणी की तो n1 का वैल्यू हमेशा 1 होगा। ये यदि किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वो यहाँ आ गया, यदि यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और अनंत में है, ये अनंत है तो अनंत से यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो किसी भी ऑर्बिट से, ये लिखा है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च का मतलब 2 3 4 5 कोई भी, से प्रथम कक्षा माने n1 का वैल्यू 1 में संक्रमित होता है तो पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करता है, माने इसके इनके सभी के आने पर, चाहे ये आए चाहे ये आए चाहे ये सभी में पराबैंगनी लाइट का फोटोन ही उत्सर्जित होता है, पराबैंगनी लाइट का फोटोन ही उत्सर्जित होता है, ये बात ध्यान रखने की है। और अब ये लाइमन श्रेणी बन गई, ये पूरी कहलाई लाइमन श्रेणी, ये लाइमन की प्रथम लाइन है, ये लाइमन की पहली लाइन है, ये लाइमन की दूसरी लाइन है, एल का मतलब लाइमन, एल वाई कर दो, एल वाई कर दो, लाइमन की दूसरी लाइन, ये लाइमन की तीसरी लाइन है, ये लाइमन की चौथी लाइन है, और ये लाइमन की अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन, लाइमन, लाइमन की अंतिम लाइन है। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि लाइमन की पहली लाइन, तो लाइमन की पहली लाइन का मतलब हो गया, ये सामने देखिए n1 का वैल्यू 1 और n2 का वैल्यू 2, ये लाइमन की पहली लाइन हुई, ये लाइमन की पहली लाइन हुई। लाइमन की दूसरी लाइन का मतलब हुआ m से k में, m से k में, और m का मतलब है 3 और k का मतलब है 1, तो 3 से 1 में ट्रांजिशन हुआ, ये लाइमन की दूसरी लाइन। लाइमन की अंतिम लाइन अनंत से 1 में, अनंत से 1 में जब आता है तो लाइमन की अंतिम लाइन बनती है। आप बताओ, ये इसको आप थोड़ा दूर दूर अच्छे से बनाए ताकि मैं इसमें कोई क्वेश्चन और लिखा सकूं, तो लिखिए जल्दी। बोलो क्लियर हो गया आपको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? तो एक लिखता हूं यहां पर, क्वेश्चन समझा रहा हूं कि यदि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा से, दिख नहीं रहा है, द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा,
में आता है तो जब द्वितीय से प्रथम में आया तो निकालेगा फोटॉन, ये फोटॉन निकलेगा। तो द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है तो उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में या तरंग संख्या निकालिए, तरंग संख्या ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है आपका, समझ गए। ऐसा आप 3 से 1 में, 4 से 1 में, अनंत से 1 में किसी के लिए भी क्वेश्चन लिख सकते हो, किसी के लिए भी क्वेश्चन लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन परमाणु में ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, जैसे ही आपने लिखा तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन द्वितीय कक्षा माने N1 N2 का वैल्यू 2 और प्रथम कक्षा तो N1 का वैल्यू 1, ऐसा एकदम यहीं पे लिख लेना चाहिए। और हाइड्रोजन परमाणु है तो Z का वैल्यू 1, या हीलियम होता तो Z का वैल्यू 2, लिथियम आयन होता तो Z का वैल्यू 3। ऐसे आपको हमेशा यहीं के यहीं समझ लेना है। और बताइए इसे सॉल्व करना है तो पहले मैं न्यू बार निकाल रहा हूं। न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ, और ये रिडवर्क कांस्टेंट हो गया 10⁵ सेंटीमीटर में, और मीटर में निकालना हो तो 10⁷ रखना। तो इंटू जेड का मान तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, N1 का वैल्यू 1 प्रथम कक्षा में आ रहा है, N1 का वैल्यू हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये आपका न्यू बार आया कितना, 10 की, अब ये आप तो 1/4 3/4 हो गया, 10⁵ इंटू ये 1/4, ये 1/1, 4 माइनस 1, 3 बचा 3/4, ये मल्टीप्लाई करना तो ये आपका आ जाएगा क्या, तरंग संख्या आ रहा, ये आपकी तरंग संख्या आई, ये आपकी आई तरंग संख्या। तरंग संख्या पूछी जाए तो 3/4 इंटू 10⁵। और यदि मान लीजिए ये आपकी आ गई तरंग संख्या, और आप जानते हो तरंग संख्या बराबर से 1/λ, तो लैम्डा इक्वल टू 1/न्यू बार, तो लैम्डा आ जाएगा 1/10⁵ इंटू 4/3, ये आ जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 5 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 4/3 इंटू 10⁻⁵, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये आपका लैम्डा आ जाएगा सेंटीमीटर में। यदि आपने इसको सॉल्व किया किसमें, 10⁷ रख के, तो -7 आ जाएगा, वो आ जाएगा मीटर में। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। बताओ सबको क्लियर हो गया ये, सबको क्लियर हो गया ये, यस और नो? क्यों भाई बच्चों? करूं क्लीन? हो गया सर। ओके, तो बिल्कुल एकदम क्लियर है ना। अब इस क्वेश्चन को कई तरह से लिख रहे हैं अपन, इस क्वेश्चन को अपन कई तरह से लिख रहे हैं। वो कई तरह वाला मामला मैं आपको समझाता हूं। अब ये क्वेश्चन आपने दूसरा लिखा, इसी को दूसरी तरह से लिखने का तरीका, ठीक है। लाइमन की प्रथम, लाइमन श्रेणी लिख लेना, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालिए H एटम के लिए। निकालो। लाइमन की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य H एटम के लिए ज्ञात कीजिए, H एटम के लिए ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यही क्वेश्चन है। प्रथम रेखा
N1 का वैल्यू 1, N2 का वैल्यू 2। ये हो गई लाइमन की प्रथम रेखा। इस तरह से दूसरा, इसको लिखने का दूसरा तरीका ध्यान से समझना। पराबैंगनी क्षेत्र में, लाइमन की जगह लिखा पराबैंगनी क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो यही क्वेश्चन हुआ, पराबैंगनी क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। तो एकदम तुम्हारे दिमाग में आ गया कि यार पराबैंगनी क्षेत्र दिया है, मतलब वो तो लाइमन श्रेणी होती है, और लाइमन श्रेणी में तो N1 का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। वो कितना होता है? 1 होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन 1 में ही आएगा। ये देखिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। इन तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। आ गया समझ में? फटाफट लिखना है, एक बार समझ लो इसके पैटर्न को, और फिर आपको बाकी लाइनों के लिए समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी लिखें इसको। अब देखो इधर, फर्स्ट ऑर्बिट में सब जानते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट कक्षा में 1s ही होता है। तो कभी कभी 1s दे दें तो डरने की जरूरत नहीं, 1s में 1 ही तो है, तो 1 में ही आ रहा है। नहीं तो बोले सर आपने तो 1 लिखाया था, यहाँ तो 1s दिया है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 1 दें या 1s दें, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए, तो बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मान लो मैं देता, आप अंतिम लाइन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए। क्वेश्चन दे दिया मैंने अंतिम लाइन, ध्यान से सुनना। अंतिम का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार। अंतिम, मेरे पास 100 रुपए हैं, और मैं साथ में 4 फ्रेंड हैं मेरे। मैं खर्च करते जा रहा हूं, पहले 10 रुपए किए, फिर 50 किए, फिर 80 किए, 90 किए, 99 किए। अब जैसे ही 100वां सिक्का आया, 100वां, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यार मेरे पास तो 100 रुपए थे खर्च करने, और मेरी लिमिट खत्म हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो यह सीमांत रेखा कहलाती है। इसी को बोलते हैं सीमांत रेखा। सीमा का अंत हो गया, 100 रुपए थे, 99 तक खर्च कर दिए, एक बचा भाई, ये और गया, अब मेरे पास कुछ नहीं, अब मेरे पास अंत हो गया पैसे का। तो सीमांत लाइन कहलाती है। इसका दूसरा नाम हो गया सीमांत रेखा। इसका तीसरा नाम हो गया इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में जाना। इसका चौथा नाम, अब मैं आपको चौथा नाम बता रहा हूं सबका। देखो इधर ध्यान से, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। डेली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बच्चों सबसे ज्यादा ऊर्जा इसकी होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली ये लाइन है। यहां से यहां गए तो किराया 1000, यहां से यहां आए तो भी तो किराया 1000 ही होता है। कल मैंने आपको समझाया। यहां से यहां आए तो किराया 200 रुपए, यहां से यहां गए तो भी किराया 200 रुपए। एक में आना लगा, एक में जाना लगा है। मान लो तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए दिल्ली में, ठीक है, और तुम मान लो किराए से गए, 1000 रुपए किराया लगा। तो दिल्ली से जब तुम वापस आओगे और उसी रिश्तेदार से पूछोगे कि हमको उसी गाड़ी से जाना है, कितना किराया लगेगा, तो वो तुम्हें कहेगा यार तुम आए किससे थे और उसी से जा रहे हो, उसी कोच से जा रहे हो, तो उतना ही तो लगेगा। तो आना जाने में, एक में जाना लगा, एक में आना लगा। तो हम यहाँ पर जाने की जब बात करते हैं तो साइन प्लस लगाते हैं, और आने की बात करते हैं तो साइन माइनस लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप लैम्डा निकालने में आपको प्लस और माइनस साइन की जरूरत नहीं है। ई की डेल ई की जरूरत है, केवल डेल ई की जरूरत है वहां पर। तो डेल ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। तो इसकी सबसे ज्यादा ऊर्जा है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी।
इसको हम बोलेंगे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। इसका तीसरा नाम हो गया न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। ये न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कहलाई। और सबसे कम ऊर्जा इसमें लगी आने में और जाने में, सबसे कम ऊर्जा वाली ये लाइन है, तो इसकी पहली वाली लाइन का एक और नाम हो जाएगा, पहली वाली लाइन का एक और नाम हो जाएगा उच्चतम तरंग दैर्ध्य। उच्चतम तरंग दैर्ध्य, ये पहली लाइन का नाम उच्चतम तरंग दैर्ध्य। तो वहां एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना, जो 3 लिखे थे कि लाइमन श्रेणी की उच्चतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो यही ज्ञात करना है आपको जो अभी आपने निकाला है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं सबको? तो ये बेटा उच्चतम तरंग दैर्ध्य की है लाइन, ये उच्चतम तरंग दैर्ध्य। जो छोटी लाइन है वो कम ऊर्जा वाली है, कम ऊर्जा का मतलब उच्चतम तरंग दैर्ध्य की लाइन है, और जो बड़ी लाइन है वो ज्यादा सबसे बड़ी ऊर्जा वाली है, और बड़ी ऊर्जा के लिए तरंग दैर्ध्य छोटी हो जाएगी। तो ये न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की लाइन हुई, ये उच्चतम तरंग दैर्ध्य। तो मेरा क्वेश्चन हो गया, लाइमन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए। तो बच्चों बहुत सिंपल हो गया। 1 आप पहले न्यू बार ज्ञात कर रहे हैं, जो 1/λ के बराबर है। रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया 10⁷ मीटर के लिए, अगर लिखना है तो मीटर लिख लेना, और 10⁵ लिखना तो वो सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, तो सेंटीमीटर में निकलेगी आपकी आगे तरंग दैर्ध्य। इनटू जेड, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1 है, और n2 स्क्वायर इन्फिनिटी का स्क्वायर है। अब बताओ, इन्फिनिटी है नीचे, 1 को या किसी भी संख्या को इन्फिनिटी से भाग दोगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 0, ये 1/1, ये 1 रहा, तो 1 - 0 ये पूरा 1 रहा। ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू क्या है? 1 हो गई। तो ये आपकी तरंग संख्या आ गई 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ये तरंग संख्या आ गई आपकी। अब आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो आप जानते हो 1/λ इक्वल टू होता है क्या? तरंग संख्या। तो लैम्डा बराबर से आ गया 1/ν बार, और 1/10⁵ बराबर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये आपका तरंग संख्या और ये तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। बोलो क्लियर हो गया आपको? ये मैंने अप्रॉक्स लिखा, नहीं तो आपको लिखना चाहिए 1.09 या 1.1 × 10⁵ ये अप्रॉक्स लिख दिया 10⁻⁻5। ये आपका आ गया उच्चतम तरंग दैर्ध्य। ये आपकी आ गई उच्चतम तरंग दैर्ध्य, सॉरी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, अंतिम लाइन की तरंग दैर्ध्य, सीमांत रेखा की तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। तो आप इसे कोई सा भी नाम दे सकते हो, इसे आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। बच्चों समझ आ गया पूरा अच्छे से कि नहीं आया बताइए? क्यों भाई? सर आ गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, फिर से एक बार जरा सी बात भूल गया मैं बोलना। यदि मान लीजिए आप ये यहां से यहां आते हैं या यहां से यहां आते हैं, ये अनंत हो गई, तो यहां से यदि यहां जाएंगे तो भी मान यही रहेगा तरंग दैर्ध्य का। अरे भाई जाने पर किराया 1000, आने का भी किराया 1000, तो हमें तो यहाँ डेली लेना थी। तो बच्चों ये जाने की तरंग दैर्ध्य, आने की तरंग दैर्ध्य दोनों, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जाने की तरंग दैर्ध्य भी वही है, आने की तरंग दैर्ध्य भी वही है, पर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आने की तरंग दैर्ध्य ही लेते हैं। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उत्सर्जित करता है
वेवलेंथ या ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लेते हैं अपन। वैल्यू बराबर रहेगी, अंतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो लाइन आपको यहाँ है वही लाइन आपको यहाँ दिखेगी, बट हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में लाने पर ही स्पेक्ट्रम लेते हैं, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या यूनि इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज एमिशन स्पेक्ट्रम, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। दूसरी बात समझ आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, लाइमन श्रेणी हो गई। अब दूसरी श्रेणी होती है बामर श्रेणी। दूसरी बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी में जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर N2 से प्रथम की बजाय द्वितीय कक्षा में आता है, द्वितीय कक्षा, ये द्वितीय कक्षा मतलब n का वैल्यू 2, l का l भी बोलते हैं इसे, n का वैल्यू 2 में आता है, तो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र का फोटोन उत्सर्जित करता है। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र का फोटोन उत्सर्जित करता है, तो बामर श्रेणी बनती है। ये बामर श्रेणी आपकी तैयार हो गई। तो बच्चों बिल्कुल वैसा का वैसा दृश्य प्रकाश, एक बार और समझा देता हूं। ये हो गया आपका हाइड्रोजन का परमाणु, जिसका Z का मान 1 है, हाइड्रोजन परमाणु है। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ये पांचवी कक्षा, ये छठवीं, और ये अनंत। ये आपका 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत है, K L M N O P है। हमको इसमें नहीं लाना, हमको 2 में लाना। ये है हमारा N2 का वैल्यू 2, उच्च कक्षा नहीं, ये N1 का वैल्यू 2 ये लिखा है, और N2 का वैल्यू तो 3 हो सकता है। ये देखिए पहली लाइन बन गई। N2 का वैल्यू 3 हो सकता है, उच्च कक्षा है 4 हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। ये 2 में लाना, ये है आपका मेन टारगेट 2। ये आपकी दूसरी लाइन बन गई, ये आपकी तीसरी लाइन बन गई, ये आपकी चौथी लाइन बन गई, और ये अनंत से आया तो ये अंतिम लाइन बन गई। ये फर्स्ट लाइन बामर की हो गई, बामर की फर्स्ट लाइन। ये सेकंड लाइन बामर की हो गई, ये थर्ड लाइन बामर हो गई, ये फोर्थ लाइन बामर हो गई, और ये लास्ट लाइन, अंतिम लाइन बामर हो गई। अंतिम लाइन बामर, इसी को आप सीमांत लाइन या सीमांत रेखा, किसकी सीमांत रेखा? ये बामर की सीमांत रेखा है। ये बामर की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। क्यों? आपको अब भी समझाया, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, जो बड़ी लाइन होती है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी हो जाती है। तो ये सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है, और ये सबसे उच्चतम तरंग दैर्ध्य है। ये उच्चतम तरंग दैर्ध्य होगी, उच्चतम तरंग दैर्ध्य बात कर रहा हूं, तरंग संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। उच्चतम तरंग दैर्ध्य 1 वाली हो जाएगी ये। अब बताओ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि नहीं? तो बताओ, हमेशा जब भी आप लाइमन श्रेणी की बात करोगे तो N1 का वैल्यू 1, लेकिन बामर श्रेणी की बात करोगे तो N1 का वैल्यू हमेशा 2, ये फिक्स है। N2 तो कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अनंत तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। और अब आपको लाइन दे दी जाए कि बामर की दूसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य निकालो, बामर की दूसरी लाइन की तरंग दैर्ध्य। तो बेटा बामर की दूसरी लाइन माने ये पहली लाइन 2 से 3 से 2 में 2 ये फिक्स है पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तो 4 से 2 में जाने वाली तरंग दैर्ध्य आपको निकालना है। समझ आ गया?
अंतिम लाइन की तरंग दैर्ध्य निकालो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पर ये दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में बनती है बच्चों, और दृश्य प्रकाश का जो क्षेत्र होता है वो वायलेट से अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद वायलेट आएगा, अल्ट्रा वायलेट उसके बाद वायलेट आएगा, VIBGYOR, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, चाहे येलो लाइट दें, चाहे ग्रीन लाइट दें, चाहे वायलेट दें, चाहे रेड दें, इस सबका मतलब दृश्य प्रकाश होता है। और दृश्य प्रकाश का क्षेत्र यदि दे दिया, दृश्य प्रकाश बोल दिया, लाल लाइट बोल दिया, ग्रीन लाइट बोल दिया, तो बच्चों ये बन जाती है बामर श्रेणी। और बामर श्रेणी के लिए फिक्स होता है N1 का वैल्यू 2। तो अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बामर श्रेणी बोलूं, विजिबल बोलूं, विजिबल का कोई सा भी नाम बोल दूं, ब्लू बोल दिया, ग्रीन बोल दिया, सबका मतलब N1 का वैल्यू तो 2 फिक्स हो गया, ये मतलब होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं पूरा पॉइंट आपको? ये पूरी ऐसी ये बामर श्रेणी आपकी तैयार हो गई। हो गया बेटा, लिख लिया आपने? सर यदि N2 से N5 तक गए और वापस N3 तक आए तो उसके लिए कैसे करेंगे? वो आप अब भी बता रहा हूं, पहले ये लिख लो। पहले मुझे पूरा कर लेने दो, उसके बाद वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हो गया है कंप्लीट? यदि मैं क्वेश्चन दे दूं कि बामर की हाइड्रोजन परमाणु में बामर की, हाइड्रोजन परमाणु में बामर की सीमांत रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालिए, तो आप बड़ा आराम से पहले निकालेंगे, 1/λ निकालेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट 10⁵ सेंटीमीटर, जेड तो 1 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये तो हो गया 0, ये हो गया 1/4, यह आ गया आपका 10⁵/4, ये 1/λ आया, ये 1/λ आया। ठीक है, तो आप लैम्डा निकाल लेंगे 1/4 × 10⁵, ये 1/λ आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा कितना, 0.25 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब आता है, तो फर्स्ट लाइन आपने लाइमन सीरीज पढ़ ली, सेकंड आपने बामर सीरीज पढ़ ली, थर्ड पाश्चन सीरीज, पाश्चन श्रेणी, ये तृतीय श्रेणी है। और एकदम क्लियर हो गया भाई, यहाँ पर N1 का वैल्यू 1 था, यहाँ पर N1 का वैल्यू 2 था, यहाँ पर N1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, और N2 का वैल्यू इससे ज्यादा 4, 5, 6, 7 से इंफिनिटी कुछ भी हो जाएगा। ये बनती है इंफ्रारेड माने अवरक्त क्षेत्र में,
अवरक्त क्षेत्र में, ये समीप वाले अवरक्त क्षेत्र में, समीप, समीप का मतलब पास वाला अवरक्त क्षेत्र, ठीक है। जैसे मेरे घर के पास ये रहता है और दूर है और वो और दूर है, ऐसा, तो समीपस्थ अवरक्त क्षेत्र में इंफ्रारेड लाइट कहलाता है, इंग्लिश में इंफ्रारेड लिखिए, नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड में पाश्चन श्रेणी बनती है। आप पाश्चन की ये पहली लाइन हो जाएगी और ये अंतिम लाइन हो जाएगी। अब आप समझ लेना, इतना समझने के बाद तो अब आपको पहली और अंतिम और दूसरी का बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गई पाश्चन श्रेणी, अवरक्त क्षेत्र में बनती है, ठीक है। चौथा, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। तो जो ब्रैकेट श्रेणी होती है इसमें n1 का मान, अब देखिए 3 था, अब 4 हो जाएगा, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो n2 का मान इसमें हो जाएगा 5 से 6, 7, कुछ भी इंफिनिटी तक हो सकता है। ये भी अवरक्त क्षेत्र में बनती है, अवरक्त क्षेत्र में ही बनती है। ये परावैग्नी में, ये दृश्य में, ये अवरक्त में, ये भी अवरक्त में। फिर पांचवी, पी फंड या फुंड श्रेणी भी बोल देते हैं, फुंड श्रेणी, बच्चों इंग्लिश में इसे लिखते हैं पी फंड, पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। तो पी फंड सीरीज में n1 का मान 5, n2 का मान 6, 7, 8 और इंफिनिटी तक जा सकता है। ये भी अवरक्त क्षेत्र में ही बनती है, अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त का मतलब इंफ्रारेड, मैंने लिख दिया ना इंफ्रारेड। तो ये फॉर इंफ्रारेड, सुदूर, सुदूर माने दूर का इंफ्रारेड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी मेन तो अवरक्त क्षेत्र, ये भी अवरक्त में है, ये भी अवरक्त में, ये भी अवरक्त में। और लास्ट छठवीं, हम्फ्री, हम्फ्री श्रेणी। हम्फ्री में ये ब्रैकेट की स्पेलिंग लिख लेना, ब्रैकेट श्रेणी। तो हम्फ्री, हम्फ्री सीरीज बच्चों n1 का वैल्यू 6 और n2 का वैल्यू इससे ज्यादा 7, 8 और इंफिनिटी तक कोई भी जा सकता है। ये भी अवरक्त क्षेत्र में ही बनती है, अवरक्त क्षेत्र में ही ये बनती है और सुदूर अवरक्त क्षेत्र में, सुदूर। तो ये सारी लाइनें। अब बताओ किसी भी लाइन के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो ये लिख लिया सब लोगों ने? चलिए आगे देखिए। अब बात आती है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है वो अगर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जाए तो क्या होगा, सब ऑर्बिट से जाए तो क्या होगा, इस पर विचार करते हैं। देखिए ध्यान से, ध्यान देना सब लोग। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया आपका सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया आपका फोर्थ ऑर्बिट, ये हो गया आपका फिफ्थ ऑर्बिट, कोई सा भी तो ये ऑर्बिट है। बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट में अकेला होता है 1s, फर्स्ट ऑर्बिट में अकेला होता है 1s, सेकेंड ऑर्बिट में होता है 2s एंड 2p, थर्ड ऑर्बिट में होता है 3s,
3p एंड 3d। फोर्थ में होता है 4s, 4p, 4d एंड 4s। ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आप बोलते हो सर 2 से 1 में आता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बेटा 2 से 1 में आता है, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बोले सर 2 से 2s से आए 2s में और इससे आए, तो फिर ये ट्रांजिशन नहीं होता, उसी सब ऑर्बिट से उसी सब ऑर्बिट में ट्रांजिशन नहीं होता। ऑर्बिट 2 से 1 बोल सकते हो, तो ऑर्बिट 2 से 1 में तब ट्रांजिशन होगा जब इलेक्ट्रॉन 2p में हो और वो 1s में आ रहा हो, तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा, ये नहीं होगा। यानी 2s में इलेक्ट्रॉन हो, सेकेंड ऑर्बिट के 2s में इलेक्ट्रॉन हो और वो 1s में आ रहा हो, तो नहीं होगा, ठीक है। उसी सब ऑर्बिट में ट्रांजिशन नहीं होता। माने यहां ध्यान से सुनना, माने डेल एल का मान 0 आए तो संक्रमण नहीं होता। डेल एल का मान 0 आए तो संक्रमण नहीं होता। बोले सर तब भी समझ नहीं आया। एल का मान देखिए, एल का मान एस के लिए होता है 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2, एस के लिए होता है 3। तो ये आपके एल के मान हैं। अब यहाँ भी एल का मान एस के लिए 0, ये भी 0, तो जो डेल एल निकालोगे, डेल का मतलब डिफरेंस, तो 0 - 0, एस के लिए 0, एस के लिए 0, एस के लिए 0, तो 0 - 0 0 रहा, तो 0 आए तो संक्रमण नहीं होता। यहां देखिए 3s से 2s में आए तो संक्रमण नहीं होगा, 3s से 2p में आए तो संक्रमण हो जाएगा, 3p से 2p में आए तो संक्रमण नहीं होगा, 3d से 2s में आए तो संक्रमण हो जाएगा, 3p से 2s में आए तो संक्रमण हो जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझना है, यानी उसी सब ऑर्बिट से s से s में आए तो संक्रमण नहीं होगा, d से d में आए तो संक्रमण नहीं होगा। माने यहाँ का d और यहाँ का d, ये देखिए d से d में आ रहा संक्रमण नहीं, क्यों? d के लिए l का मान कितना होता है 2, d के लिए l का मान 2, d के लिए l का मान 2, तो 2 - 2 0, तो जब भी डेल l 0 होगा तो संक्रमण नहीं होगा। बच्चों जैसा याद रखना कि उसी उपकक्षा में जाए, दूसरी कक्षा की उपकक्षा में, उपकक्षा सेम होनी चाहिए। ये देखिए ये डी तो ये डी, तो संक्रमण नहीं होगा, ये पी और ये पी, तो संक्रमण नहीं होगा, ये संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। ये एस तो ये एस, ये संक्रमण नहीं होगा। फिर संक्रमण कौन सा होगा? बोले सर आप बोल रहे हो 4 से 3 में हो जाएगा संक्रमण, ये होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उसी उपकक्षा का, कक्षा बदल रहे, कक्षा अलग अलग हो, लेकिन उपकक्षा यदि समान हो तो संक्रमण नहीं होता। बोलो बात समझ आ गई या नहीं? इतने उदाहरण दे दिए मैंने, इससे तो समझ में आया कि नहीं? तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा संक्रमण होता है, कौन सा नहीं होता, तो बहुत सिंपल बात, कक्षा अलग अलग हो पर यदि उपकक्षा समान दी जाए तो उनमें संक्रमण नहीं होता। बोलो बच्चों समझ आ गया आपको? जल्दी लिखे इसको। हो गया? कर दे क्लीन। अगला पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आता है तो
अधिकतम कितने फोटॉन, अच्छे से सुनना, अधिकतम कितने फोटॉन निकालता है, अधिकतम कितने फोटॉन निकालता है, ये बोलिए या ऐसा बोलिए, जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आता है तो अधिकतम कितनी स्पेक्ट्रम लाइन बन सकती है। ये दोनों का एक ही मतलब है, इन दोनों का एक ही मतलब है, इन दोनों का एक ही मतलब है। तो इसे सॉल्व, पहले उदाहरण दे रहा हूं मैं, इधर देखिए उदाहरण, यदि 3 से 1 में आता है उस कक्षा में, माने N2 का मान 3 हो और N1 का मान 1 हो, 3 से 1 में, ये देखिए 3 हो गया, तो ये ध्यान से देखना सब लोग, 3 से 1 में बात कर रहा हूं मैं, 3 से 1 में बात कर रहा हूं, तो 3 से 1 में डायरेक्ट आ सकता है, ये देखिए जंप, आप तीसरी सीढ़ी पे खड़े हो, जंप लगा के पहली सीढ़ी पे जा सकते हो, एक जंप हो गया, ठीक है। आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि तीसरी सीढ़ी से दूसरी पे जंप लगाओ पहले, तो एक फोटान इसमें निकल गया, एक ये बड़ी ऊर्जा वाला फोटान है, और आप फिर ऐसा भी तो कर सकते हो, आपको आना 3 से 1 में है, ये देखो आपको आना 3 से 1 में है, तो 3 से 1 में आने पर ध्यान से सुनना, एक जंप बड़ा हो सकता है और छोटे छोटे 2 जंप हो सकते हैं, तो एक फोटॉन ये वाला निकला, एक फोटॉन ये वाला निकला, और एक फोटॉन ये वाला निकला, और एक फोटॉन ये, 3 फोटॉन, तो आंसर हो गया आपका 3, ये आंसर हो गया आपका इसका 3 फोटॉन। तो फोटॉन भी 3, तो स्पेक्ट्रम लाइन कितनी दिख रही है, 1 2 3, तो दोनों का आंसर एक ही होता है, जो स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी उसी से फोटॉन बनेगा, तो बच्चों 3 आंसर हो जाएगा, जो स्पेक्ट्रम लाइन बनी माने उन्हीं का फोटॉन होगा, ये देखिए 3 फोटॉन भी आपको दिख रहे हैं। अब बोले सर इसे अगर मान लो यहां से आए तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कैसे समझेंगे, ये लिख लो जल्दी से एक उदाहरण, ये उदाहरण बना लेना, फिर मैं आपको इसमें समझाता हूं। तो आप इसे निकालोगे डेल एन समीशन डेल एन, बस समीशन डेल एन जो होगा N2 माइनस N1, यहाँ देखो N2 का मतलब होता है बड़ी लाइन, तो यहाँ पे ये N2 का मतलब है बड़ी संख्या और N1 कम, तो ये हो गया आपका 3 माइनस 1, ये आपका आ गया 3 माइनस 1, कितना आया 3 माइनस 1 2, ये आया आपका सिग्मा n का वैल्यू 2। और इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखने का तरीका देखिए, ये जो सिग्मा n होता है इसको लिखने का तरीका होता है, ये 2 तक लिखना है, 0 प्लस 1 प्लस 2 तक, बताओ कितनी लाइन हुई, 3, ये 3 लाइन आपको दिख रही है, 1 2, ऐसे आप इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख लें, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, यदि इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा उदाहरण, यदि इलेक्ट्रॉन 6वीं कक्षा से पहली कक्षा में आता है, 6वीं कक्षा से पहली में, अब अपन ऐसे ही बनाएंगे तो गलती होते रहेगी, आप इससे सॉल्व करो, ये देखो ये लिख लिया तुमने, बेटा N2 का वैल्यू 6 हो गया और N1 का वैल्यू आपको 1 दिया जाए तो 1 रख दो, 2 दिया जाए तो 2 रख दो, कितना डिफरेंस आया 5। तो इसे लिखने का तरीका ये देखिए, समीशन n, समीशन n, समीशन n, तो 0 से स्टार्ट किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक चले गए, 1 प्लस 2 5 तक जाना है आपको, 0 से 1 तक, 0 1 2 3 4 5, अब काउंट कर लो, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4
10 + 5 15, ये 15 फोटान निकलेंगे। या तो फोटान की बात करिए तो 15 फोटान निकलेंगे, और स्पेक्ट्रम लाइन की बात करिए तो वही 15 स्पेक्ट्रम लाइन बनेंगी। जो स्पेक्ट्रम लाइन बनेंगी उन्हीं से संगत फोटान निकलेंगे। तो 15 स्पेक्ट्रम लाइन तो 15 फोटान। बोलो बात क्लियर हो गई सबको? कैसे सॉल्व करना है तरीका क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। n2 - n1 जो आया उसको 0 से वहीं तक जोड़ दो, फैक्टोरियल बोलते हैं। 0 1 2 3 4 और 5 तक, 5 है ना, तो 0 1 2 3 4 5 तक सारे जोड़ दो, 15 स्पेक्ट्रम लाइन बनेंगी। आया समझ में कि नहीं आया बताइए? सर आ गया। तो इस तरह से ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरी तरह से समाप्त। इसके सारे क्वेश्चन आप कर डालिए, किसी भी बुक से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर डालिए। बहुत सिंपल है, मैंने एक एक बात समझा दी है, और मुझे लगता है कि अब तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।